नमस्कार। आज बात करेंगे कीगो हिगाशिनो के बहुत ही मशहूर उपन्यास जर्नी अंडर द मिडनाइट सन की। ये कहानी एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जो एक बहुत ही गहरे और पेचीदा रहस्य से शुरू होता है। एक ऐसा रहस्य जिसका साया दशकों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस कहानी की शुरुआत किसी सुराग से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो अगले 20 सालों तक गूंजता रहेगा। और यही वो सवाल है, वो पहेली जो डिटेक्टिव सासागाकी के दिमाग में घूमती रहती है जब उन्हें वो लाश मिलती है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्राइम सीन पर। जगह है ओसाका की एक वीरान छोड़ी हुई बिल्डिंग। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो अक्टूबर 1973 की बात है। एक साहूकार योस्के किरीहारा एक वीरान बिल्डिंग में एक सोफे पर मृत पाया जाता है। चाकू मारा गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां जोर जबरदस्ती या लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था, जरा भी नहीं। मौत की वजह थी कार्डियक टैम्पोनेड, मतलब दिल पर एक ही बिल्कुल सटीक वार किया गया था, जिससे अंदर ही अंदर खून बहने लगा और 1 मिनट के अंदर मौत हो गई। मेडिकल एग्जामिनर के हिसाब से यह हत्या बहुत ही सफाई से और तेजी से की गई थी। खून भी ज्यादा नहीं बहा था, मतलब साफ है ये एक प्लान्ड अटैक था। तो अब पुलिस जांच शुरू करती है और जैसे जैसे वो साहूकार के आखिरी घंटों की कड़ियां जोड़ते हैं, कहानी और उलझती जाती है। पता चलता है कि अपनी मौत से बस कुछ ही घंटे पहले किरीहरा ने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख येन निकाले थे और अब वो पैसे गायब हैं। पुलिस ने किरीहारा के आखिरी दिन का पूरा लेखा जोखा तैयार किया। दोपहर 2:30 बजे वो अपनी दुकान से निकला। करीब 3 बजे बैंक से पैसे निकाले। 4 बजे के आसपास एक दुकान में खाना खाया। 5 बजे एक महिला क्लाइंट फुमियो निशिमोतो के अपार्टमेंट गया और फिर करीब 6 बजे उसे अकेले उस वीरान बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा गया। इस टाइमलाइन से पुलिस को अपने पहले कुछ खास सस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस केस में हर अच्छी खासी लीड, हर उम्मीद की किरण अचानक से एक बंद गली में खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला शक किस पर जाता है? जाहिर है पीड़ित की जवान बीवी याइको और उसकी दुकान के मैनेजर मात्सुरा पर। अब इन दोनों ने कहा कि दुकान तो शाम 7 बजे तक खुली थी, लेकिन एक ग्राहक सामने आता है और कहता है कि नहीं, दरवाज़ा तो शाम 5:30 और फिर 6:30 बजे भी बंद था। तो यहाँ एक सीधा सीधा विरोधाभास है, मतलब वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन उनके पास पक्के सबूत थे। फोन रिकॉर्ड से साबित हो गया कि मैनेजर दुकान पर ही था और किरीहारा के बेटे ने भी कंफर्म किया कि वो उस वक्त अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था। तो ये लीड भी खत्म। तो अगला नंबर किसका? फुमियो निशिमोतो, वो महिला क्लाइंट जिससे किरीहारा मरने से ठीक पहले मिला था। वो आखिरी इंसान थी जिसने उसे जिंदा देखा था। और यहाँ भी एक और डेड एंड। फुमियो के पास एक ऐसा पक्का बहाना था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। 2 अलग-अलग गवाहों ने उसे हत्या के संभावित समय पर एक सुपरमार्केट में और फिर एक पार्क के झूले पर देखा था। मतलब वो वहां हो ही नहीं सकती थी। पर कहानी में एक और किरदार है। एक नया सस्पेक्ट सामने आता है, तदाओ तेरासाकी। यह फुमियो का सीक्रेट लवर था और उसके पास मकसद भी था और कोई एलिबाय यानी कोई बहाना भी नहीं था। अब लगता है कि केस सुलझने ही वाला है ना? लेकिन नहीं। इससे पहले कि पुलिस उससे ठीक से पूछताछ कर पाती, तेरासाकी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसकी वैन से पीड़ित के लाइटर जैसा एक लाइटर भी मिलता है, लेकिन उस पर से उंगलियों के सारे निशान साफ कर दिए गए थे। मतलब जांच वापस 0 पर। तो जब एक के बाद एक सारी लीड्स खत्म हो जाती हैं, तो डिटेक्टिव का ध्यान 2 ऐसे किरदारों पर जाता है जो अब तक बस परछाई में थे, इस अपराध के बच्चे। एक तरफ है किरीहारा का बेटा रयो, बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई भाव नहीं, अकेले में कागज से बड़ी अजीब अजीब आकृतियां बनाता रहता है। और दूसरी तरफ है फुमियो की बेटी युकिहो, बहुत समझदार। अपनी माँ से ज्यादा उसे समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है। दोनों बच्चों में एक अजीब सी उम्र से पहले आ गई मैच्योरिटी दिखती है। डिटेक्टिव सासागाकी को खासकर लड़के की आंखें बहुत अजीब लगती हैं, बिल्कुल खाली, जैसे किसी वैज्ञानिक की आंखें हों। सासागाकी को महसूस होता है कि जैसे वो बच्चा उसे स्टडी कर रहा हो, उसे देख रहा हो। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर बहुत परेशान करने वाली। खैर,
अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था ना, ये तो बस शुरुआत थी। 7 साल बीत जाते हैं, केस तो ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसके आसपास का अंधेरा और गहरा होता जाता है। होता यह है कि जो पुरानी सस्पेक्ट थी, फुमियो निशिमोटो, वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती है। देखने में लगता है कि गैस लीक से सुसाइड किया है, और उसकी बेटी युकिहो, वो रिकॉर्ड से ऐसे गायब हो जाती है मानो कभी थी ही नहीं। फिर अचानक एक मिडिल स्कूल में एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है, जिसका नाम है युकिहो करासावा। एक क्लासमेट छिप कर उसकी तस्वीरें खींचता है, और ये वही लड़की है, युकिहो निशिमोतो। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो अनसुलझा मर्डर एक अंत था, या फिर वो सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो 2 दशकों तक आधी रात के सूरज के नीचे चलने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में इस अपराध के असली शिकार आखिर कौन है?